हेलो फ्रेंड्स। समय कम मिल रहा था और वीडियोस पे रिस्पांस काफ़ी कम मिल रहे थे, इसीलिए मैंने लेक्चर बनाने पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया। हालांकि किसी एक व्यक्ति का रिक्वेस्ट था कि इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स एंड देयर कंपोनेंट्स और रोल ऑफ स्टेट पर एक वीडियो बना दिया जाए जिसमें कि इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह का इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड हो। तो उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारे बीपीएससी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मैनेजर का सेकंड टॉपिक का फर्स्ट एंड लास्ट सब टॉपिक्स को इंक्लूड करता है, और इसके साथ साथ कुछ कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी है जो भी एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो सेक्टर्स मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बताया था कि जनरली तीन सेक्टर में बांटा गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी जनरली प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं, वैसे प्रोडक्शन जो कि रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसमें आ जाते हैं एग्रीकल्चर, पिसिकल्चर, पिसिकल्चर मतलब मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर जिसमें कि फूल पत्ती और एरोमेटिक प्लांट्स लगाए जाते हैं। इस तरह की चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। इसमें सबसे मेजर एग्जांपल एग्रीकल्चर को ध्यान में रखना है। सेकेंडरी सेक्टर वो होते हैं जो कि प्रोसेस्ड आइटम्स को यूज करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं: टायर इंडस्ट्री, लैपटॉप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग वर्क इज गोइंग ऑन, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर। अब इसमें एक एग्जांपल पूछूंगा कि टी, रबर, ये सब आपको मालूम होगा कि प्लांट से मिलते हैं। तो इन सब का मार्केटिंग जो हो रहा है वो प्राइमरी सेक्टर के थ्रू हो रहा है या सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू हो रहा है? या फिर सिंपली बोल दें कि टी प्रोडक्ट या फिर रबर प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से खरीद रहे हैं तो प्राइमरी सेक्टर प्रोडक्ट है या सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट है? तो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्ट। क्योंकि एग्रीकल्चर करके उसको रॉ फॉर्मेट में बेच देना प्राइमरी सेक्टर का वर्क है, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर वाले प्रोसेस करके बेचते हैं। तो हमारे पास जो भी चाय पत्ती या रबर वगैरह आ रहा है, प्रोसेस होकर के आ रहा है। टर्सरी सेक्टर में मेजर एग्जांपल सर्विस सेक्टर को देते हैं, लेकिन ओवरऑल सर्विस सेक्टर तीनों सेक्टर को इंक्लूड करता है। तो टर्सरी का मेजर एग्जांपल हो जाएगा आईटी सेक्टर। क्वाटरनरी और क्वीनरी में अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पहले देख लीजिए, ये सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर्स हैं। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, ये मैं जिस सोर्स से लिया हूँ वहीं पे पिक्चर क्वालिटी खराब थी, इसलिए इस तरह का आया है। तो इंडस्ट्रीज जो कि सारे सेकेंडरी सेक्टर में है, उसको डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है: साइज के अनुसार, रॉ मटेरियल के अनुसार, या फिर किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हैं, या फिर किस टाइप से कंपनी चला रहे हैं उसके ऑनरशिप के हिसाब से। तो साइज के हिसाब से आ जाता है कॉटेज एंड और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जिसमें कि आर्टिफैक्ट्स ने एक एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि घरों में लोग चिप्स वगैरह बना करके बेच रहे हैं। बिंदी वगैरह का भी मतलब छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस करते हैं, मतलब वो कॉटेज में आ जाएंगे। मतलब बिंदी बनाना, चिप्स बनाना आर्टिफैक्ट बनाने से अलग है। तो आर्टिफैक्ट को एक एग्जाम्पल के फॉर्म में लीजिए। फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे इंडस्ट्रीज होते हैं? ये वो इंडस्ट्रीज हैं जिसमें कि आप देखेंगे घरों में लोग एक छोटे से कमरे में या दो तीन कमरे में इंडस्ट्री खोल लेते हैं, जैसे कि बल्ब बनाना, छोटे मोटे सर्किट बनाना या फिर उसको रिपेयर करना, टीवी फ्रिज वगैरह से रिलेटेड रिपेयरिंग इंडस्ट्री वगैरह खोल देना। ये सब स्मॉल स्केल है। हालांकि टीवी और फ्रिज वगैरह बनाने वाली जो कंपनी है वो सब लार्ज स्केल में आएगी। एग्रो बेस्ड, शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल, कॉफी, टी, रबर, इसमें आपका बिहार के लिए जो इम्पोर्टेंट है शुगर, एडिबल ऑयल, कॉटन, टेक्सटाइल। इसके अलावा देख लीजिए इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग करने तो पहले इथेनॉल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो वो भी एग्रो बेस्ड बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में इथेनॉल रिलेटेड काफ़ी वर्क पर इनिशिएटिव लिया गया है और इंडिया में सबसे अधिक इनिशिएटिव बिहार ही ले रहा है। देन मिनरल वेस्ट, मिनरल में मेटेलिक, नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में सबसे अधिक वर्क कौन कर रहा है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। क्यों? क्योंकि ये सारे स्टेट्स के पास आयरन एंड स्टील के माइंस हैं, यानी कि इनके और अवेलेबल हैं। और दूसरा चीज़ जो इसके अलावा चाहिए वो है कोल। वो भी इन तीनों स्टेट में। आंध्र प्रदेश का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उधर कितना कोल मिल रहा है।
बट झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इन सब जगह पे कोल काफ़ी मात्रा में है, और आयरन का फर्स्ट प्रोसेसिंग फेज में कोल का ज़रूरत सबसे पहले पड़ता है। तो ये तीनों एरिया काफ़ी फेमस है। आगे के स्लाइड में देखेंगे किस तरह से मेटेलिक इंडस्ट्री सेटअप हुए थे। देन नॉन फेरस में आ जाते हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, जेम्स, ज्वेलरी। इसके अलावा माइका वगैरह भी आ जाता है, माइका और जिंक, इस टाइप के भी जो मटेरियल्स हैं बैटरी वगैरह में यूज होते हैं, ये सभी यूज होता है। सो अब आ जाइए नॉन फेरस के बाद नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक में सीमेंट है, पॉटरी है, इसके अलावा भी बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें इन सबको एक एग्जांपल के फॉर्म में लेकर के चलिए। केमिकल बेस में पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, सॉल्ट, केमिकल फर्टिलाइजर। आई थिंक आप इसको खुद से देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ है नहीं, मैं भी रीडिंग ही मारूंगा। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर देख लीजिए यहाँ पर है व्हीकल्स में। बिहार गवर्नमेंट भी ईवी व्हीकल पे काफ़ी जोर दे रही है, हालांकि आउटपुट काफ़ी अच्छा निकला नहीं है। तो इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन दिस जॉब, यू शुड फोकस ऑन ईवी। इसके लिए क्या क्या पॉलिसी बना है बिहार इंडस्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी में, हम लोग देखेंगे भी। और ऑनरशिप के फॉर्मेट में एक बता देता हूँ, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर में क्या क्या डिफरेंस है। पब्लिक सेक्टर वो कंपनी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। अगर 100% पब्लिक सेक्टर का बात करें तो BSNL, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरकॉन, इस टाइप की कंपनीज आ जाएंगी, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का पार्टनरशिप टाइप के कंपनीज अगर आपको देखने हैं तो आप देख सकते हैं ONGC, IOCL, इस टाइप की कंपनीज आ जाएंगी। और प्योर प्राइवेट है तब तो वो पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा नहीं, वो इसके अंदर आ जाएगा। इसका एग्जांपल देखेंगे तो रिलायंस है, टाटा है। जॉइंट सेक्टर वैसे कंपनीज होते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिला हुआ इन्वेस्टमेंट तो होता ही है, बट इसमें ज़्यादा पावर प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में होता है। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा पावर गवर्नमेंट के हाथ में रह जाता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर को एज ए गवर्नमेंट कंपनी भी लोग ट्रीट करते हैं। जॉइंट सेक्टर में ज़्यादा पावर प्राइवेट प्लेयर्स या फिर स्टेट के पास होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके बाद आ जाइए मैनुफैक्चरिंग। इसमें मैं लास्ट टॉपिक जो रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उसको भी थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूँगा। मैनुफैक्चरिंग में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मैकेनाइजेशन है, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो फिर वो मैनुफैक्चरिंग सेक्टर बैठ जाएगी, मतलब ज़्यादा काम नहीं करेगी। किसी कंपनी को सेटअप होने के लिए क्या क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं क्या क्या हो सकता है। पहला तो फॉसिल फ्यूल है, जो कि अभी मेटेलिक कंपनीज में मैं बात कर रहा था कि मेटेलिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहाँ डेवलप हुए, जहाँ कोल वगैरह ज़्यादा मिलता था। तो फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल है कोल और पेट्रोलियम। दूसरा है सोलर एनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ नहीं है अभी। और तीसरा आ जाता है विंड एनर्जी, ये भी इंडिया में कोई खास डेवलप नहीं हुआ है। देखते हैं सोलर शायद अगले 10-15 साल में फोर फ्रंट पे आने की कोशिश करें, विंड एनर्जी है वेरी लेस अपॉर्चुनिटी। देन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के तीन मोड, एयर, लैंड, वाटर। वाटर इज चीपेस्ट, लैंड इज इजीएस्ट एंड एयर इज फास्टेस्ट। तो कब किस चीज़ का कैसा ज़रूरत है किस कंपनी को, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप होते हैं। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ आगे जाकर के मेंस एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। देन कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये तो आज के डेट में काफ़ी सिंपल है, मतलब मोबाइल वगैरह पर कम्युनिकेशन हो जाता है। तो मोबाइल नेटवर्क, देन आज के डेट में फाइबर नेटवर्क की ज़रूरत होती है। ये सब मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ऑब्जेक्टिव में उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अगर पूछ दे मैनुफैक्चरिंग के लिए क्या क्या कंपोनेंट का ज़रूरत है तो आप टिक मारने के काम में इसको ला सकते हैं, अदरवाइज कॉमन सेंस। फाइबर नेटवर्क इज फॉर ब्रॉडबैंड। देन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इसके बारे में थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। लेट अस से सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में मैंने बताया था कि इसको मेजरली टर्शियरी एक्टिविटीज़ के नाम से जानते हैं, हालांकि टर्शियरी के अलावा क्वाटरनरी और क्वीनरी एक्टिविटीज़ भी इसमें इंक्लूडेड हैं।
और इसमें भी आई थिंक आप डायग्राम देख करके सब समझ सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। आई डोंट थिंक कि मुझे इसमें कुछ रीडिंग मारना चाहिए। ओनली थिंक कि क्वाटरनरी और क्वीनरी उस समय नहीं समझाया था, तो मैं ये समझा देता हूँ। क्वाटरनरी एक्टिविटी वैसे वो एक्टिविटीज हैं जिसमें कि रिसर्च डेवलपमेंट और इन्हेंसमेंट रिलेटेड काम होता है। R&D में इन्हेंसमेंट रिलेटेड काम होगा, और इंफॉर्मेशन बेस्ड जो है इसके अंदर डेटा प्रोसेसिंग का वर्क होता है। और क्वीनरी एक्टिविटी बेसिकली मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटी है। इसको आप इन जनरल सेंस ऐसे समझ लीजिए कि इधर लोग बैठ करके PhD करते रहते हैं और इधर लोग बैठ करके मैनेजमेंट करते रहते हैं। IIM वाले इधर बैठ जाते हैं, IIM MBA। ये मतलब सब समझने का एक छोटा सा ट्रिक हो गया। तो पॉलिसी बनाना, कंसल्टेंसी के थ्रू हेल्प करना, डिसीजन किस तरह से लेना है कि कंपनी में, कंपनी टू कंपनी, लोकेशन टू लोकेशन, इस तरह के ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम क्वीनरी एक्टिविटी वाले लोग करते हैं। और इसमें कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल दिस थिंग्स आर टेकन फ्रॉम NCERT, सो दिस हैव इम्पोर्टेंस। इसमें अगर कोई वर्ड ना समझ में आए तो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, बाकी सब इंट्यूटिव है, समझ में आ जाएगा। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, या फिर पॉज करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मेजर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्टील इंडस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट था। इसके बारे में कुछ जीके टाइप के पॉइंट्स ध्यान में रख लेने हैं। तो इंडिया में जो फर्स्ट स्टील प्लांट बना था वो टिस्को था, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था। यह बना था टाटा, जिसको आज के डेट में जमशेदपुर शहर के नाम से भी जानते हैं, बनाया था जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा ने। और फर्स्ट PSU जो कि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट बनाया था वो कौन सा था? सेल था। कहाँ बनाया था? राउरकेला। किसके साथ मिल करके बनाया था? जर्मनी के हेल्प से। सेकंड स्टील प्लांट इसको था, हीरापुर में। थर्ड था विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड, मैसूर में बना था। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। कॉटन का पहला मिल बना था जो कि मॉडर्न मिल था, मुंबई 1854 में। हालांकि इंडिया में कॉटन काफ़ी पहले से प्रोड्यूस किया जा रहा था और प्रोसेस किया जा रहा था, बट दिस वाज द मॉडर्न मिल ऑफ दैट टाइम। शुगर का बहुत अच्छी बात है कि बिहार में सबसे पहले इसका मॉडर्न मिल बनी थी 1903 में। और सबसे बुरी बात है कि बिहार में आज एक भी शुगर मिल फंक्शन नहीं है। शायद पिछले कुछ दिनों में रिवाइव करने की कोशिश की गई थी, बट आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन कि रिवाइव हुआ है या नहीं। बट आई थिंक 3 साल 4 साल पहले तो एक भी वर्किंग नहीं था। देन जीके वाला पॉइंट, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन बट नॉट अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर। देन इंडिया में हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कौन सा है? फर्स्ट महाराष्ट्र, सेकंड यूपी। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कौन से इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि पेट्रोलियम बनाते समय क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल तक के स्टेज में पहुंचने में बहुत सारे रिफाइनरी प्रोसेस होते हैं, और हर एक रिफाइनरी प्रोसेस में कुछ ना कुछ बाई प्रोडक्ट्स निकलता रहता है। बाई प्रोडक्ट्स को आप एक क्षण के लिए कचरा की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन वो कचरा भी काम का होता है। उससे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे कि पॉलीमर। पॉलीमर का एक बेटर एग्जांपल दूं तो नाइलॉन है, जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बाई प्रोडक्ट बनता है, मतलब पेट्रोलियम रिफाइनरी का बाई प्रोडक्ट बनता है। सॉरी, कोई कोई सेंटेंस में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक हो जाता है। तो एक हो गया नाइलॉन। इसी तरीके से और भी सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं, इलास्टोमर भी फाइबर्स ही होते हैं। सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट भी निकलते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं पूछेगा कि नहीं पूछेगा इतना। बट जिन लोगों का ऑप्शनल इस टाइप से है वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसका ऑप्शनल भी थोड़ा सा अलग ढंग का है। आप अपने बारे में, मतलब अपने जो भी सेक्टर ले रहे हैं उसके इंडस्ट्रीज वगैरह के बारे में डिटेल पता रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हिस्ट्री में क्या क्या रहा है। तो 1991 के अलावा और 1956 के अलावा सारे फ्लॉप रोल्स थे, मतलब जो भी पॉलिसी बनाए गए थे बिल्कुल के बिल्कुल निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाले थे। 1956 का भी निगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी सिग्निफिकेंट था। जैसे कि देख सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को इसने बिल्कुल दबा ही दिया।
इसके बाद नए लोग जो कि मतलब एग्जिस्टिंग कंपनी तो दब ही गई, नए लोग जो प्राइवेट कंपनी खोलना चाहते होंगे वो लोग भी आगे नहीं आ पाए। उसके बाद अब जो छोटे मोटे कंपनीज मतलब बच गए थे, या फिर बड़े कंपनी जो छोटे होकर के सिमट गए थे, वो लोग गवर्नमेंट में कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज देखते रहते थे, और उसमें करप्शन का केसेस वगैरह सामने आने लगा। तो ऑन पेपर कोई भी थ्राइव नहीं कर रहा था, ऑफ द पेपर जो भी थ्राइव किए होंगे उनके जेब में गया होगा, उससे नेशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। और स्टेट पे काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि पैसे तो गवर्नमेंट के गायब हो रहे थे लेकिन आउटपुट नहीं दिख रहा था। 1956 के टाइम में ही आया था नेहरू महालन मोदी मॉडल। तो इसमें इंफ्रा कुछ हद तक डेवलप हुआ, खास करके जिसको हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। तो बस उसका क्रियान्वयन कुछ हद तक पॉजिटिव रहा था, बाकी सारे इसमें भी निगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं। इसके अलावा 1991 में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, वही इंडिया का बेंचमार्क बोलें या फिर ब्रेक थ्रू ऑफ द इकोनॉमिक्स रहा है, और उसी से जो भी डेवलपमेंट होना था हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नॉट इन डिटेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव के सेंस में। तो लेट अस यूज अ ब्लैंक स्लाइड। लिबरलाइजेशन में क्या हुआ था, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि एमआरटीपी एक्ट को एबॉलिश कर दिया गया था। एमआरटीपी क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज। इसके अंदर हैवी इंडस्ट्री सेटअप करना मना था। कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थे जिसके लिए बहुत सारे लाइसेंसेस वगैरह लेना पड़ता था। तो इन सब प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए बिल्कुल बंद ही कर दिया गया, एमआरटीपी एक्ट को ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये डिसाइड करता था कौन से इंडस्ट्रीज किस लिस्ट में रहेंगे और उनके ऊपर कितने रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे। तो इन्होंने 3 सेक्टर्स, मोटर कार्स, व्हाइट गुड्स एंड रॉ हाइड्स, स्किन्स एंड पैटेंट लेदर, ये सब मिला करके एक ही ग्रुप है। ये 3 इंडस्ट्री सेक्टर को मतलब आज़ाद कर दिया एक तरीके से, इन सब पे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए। बाकी जो 15 बचे उसमें भी 1999 जाते जाते 9 हटा दिए गए, तो बचे थे सिर्फ 6 जिनमें कि कुछ रेस्ट्रिक्शन थे। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में 4 पैरामीटर्स थे। चार पैरामीटर्स थे, इसमें से एक था फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, दूसरा था क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंट इन विच फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल कैन टेक प्लेस। तो इसके लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करना, इन्वायरमेंट फॉर फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। तीसरा था इन्वायरमेंट फॉर टेक्नोलॉजी एंड इट्स इनोवेशन, और चौथा था इन्वायरमेंट फॉर मोबिलाइजिंग लेबर, यानी कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर्स अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है तो डिफरेंट स्टेट्स नहीं, डिफरेंट कंट्रीज। मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी इंट्यूटिव है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आई विल नॉट गो मच इन डिप, और अगर आएगा भी तो आप इंट्यूटिव है, एग्जाम में कर पाओगे। इसके बाद आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के अंदर 3 मॉडल्स रखे गए थे। एक है ओनरशिप फॉर्म, ओनरशिप मेजर बोल सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल मेजर, और तीसरा है ऑपरेशनल मेजर। तो ऑनरशिप फॉर्म्स में अगर देखा जाए तो किस किस टाइप से प्राइवेटाइज किया जा सकता था, जो ऑलरेडी पीएसयूज हैं या फिर नए पीएसयू बनाने हैं जिसमें कि प्राइवेट ऑनरशिप की भागीदारी को देखा जाए। तो एक है टोटल डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कुछ कंपनी को पूरा पूरा बेच दिया गया 100%। दूसरा है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, कुछ हम डेवलप करें कुछ तुम डेवलप करो, दोनों साथ चलें साथिया।
तीसरा है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या बोलते हैं कि भाई कुछ फंड वंड हमारी कंपनी को दो, जैसे कि मान लो अभी रेलवे का चल रहा है, तो एक स्टेशन डेवलपमेंट के लिए फंड दो। उससे वो डिपेंड्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट उसका डेवलपमेंट करना चाहती है या फिर प्राइवेट को ही बोलती है कि आप फंड लगाओ और डेवलप कर दो स्टेशन को। तो स्टेशन को डेवलप कर देगा वो प्राइवेट कंपनी, या फिर गवर्नमेंट कर देगा उस प्राइवेट कंपनी के पैसे से। उससे उस प्राइवेट कंपनी को क्या फायदा होगा, जैसे रेलवे स्टेशन, तो प्राइवेट कंपनी भी अपने फायदा का कुछ इंतजाम देखेगा। तो वो देखेगा कि यहाँ पर वो एंसिलरी प्रोडक्ट्स बेच सकता है, मतलब कमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, लॉन्जेस वगैरह बना सकता है जिसमें लोग रुकेंगे तो पैसे देंगे। फिर एंट्री वगैरह वो देखेगा कि जब तक ये गवर्नमेंट के हाथ में था बहुत सारे लोग विदाउट टिकट भी इस स्टेशन पे घूम लेते थे। उन सब चीज़ों को स्ट्रिक्ट करेगा और वो पैसे कमाएगा। तो गवर्नमेंट भी इस टाइप का इनकम कर सकती थी, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेस डालने पड़ते, और दिल्ली में बैठ करके या फिर किसी स्टेट के कैपिटल में बैठ करके, मुंबई पटना में पूरे स्टेट को कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए वो प्राइवेट एजेंसीज को देना ज़्यादा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस को। सेम बिजनेस अगर गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छा रहे, लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा और पैसा डायरेक्ट पब्लिक टू गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू पब्लिक ट्रांसफर होती रहेगी। इसमें इंटरमीडिएट कैपिटलिस्ट नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि थोड़ी पब्लिक करप्ट है, थोड़े गवर्नमेंट करप्ट है। तो गरीबों का पैसा कुछ गवर्नमेंट के पास चला जाता है, मतलब गवर्नमेंट के लोगों के पास चला जाता है। तो ये कारण है कि प्राइवेटाइज हो रहा है और लिक्विडेशन वगैरह किया जाता है। चौथा है वर्कर्स कोऑपरेटिव। वर्कर्स कोऑपरेटिव में इस तरह का हो सकता है, लाइक गवर्नमेंट के आम का बागान है या फिर गवर्नमेंट जमीन में कहीं आम का जंगल दिख गया गवर्नमेंट को, तो फिर वो बोलेगा भाई कि इस आम का बागान को मैं ऑप्शन करता हूँ, इससे जो भी आम का मतलब सेलिंग कर सकते हो करो और फिर पैसे दे दो। इसमें ना इस जमीन को प्राइवेटाइज किया गया, ना पेड़ को प्राइवेटाइज किया गया, ना इसको जॉइंट वेंचर में डाला गया, बस कुछ दिन के लिए इसमें वर्कर्स एम्प्लॉय करवा लिए गए। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन मेजर होता है, जिसमें अलग अलग टाइप से गवर्नमेंट एसेट को ट्रांसफर किया जाता है प्राइवेट एजेंसीज को। इसमें होल्डिंग कंपनी, लीजिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग भी दो टाइप के होते हैं, एक है फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग और दूसरा है बेसिक रीस्ट्रक्चरिंग। इन सबके डीप में जाने का कोई खास मतलब नहीं है। अगर कोई पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन या नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, तो आपको मेनली ये मालूम होना चाहिए, ऑनरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ऑपरेशनल। और ये स्लाइड डिस्कस कर दिया था हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। प्रेजेंट कंडीशन में देखा जाए तो मिनिस्टर्स के नाम याद कर लीजिएगा, जीके वाले पॉइंट्स हैं। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कौन है, पीयूष जी। जी फॉर गोयल, जी फॉर जो भी आप लोग यूज करते हैं देखिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इस मिनिस्ट्री में दो दो हैं, एक सोम प्रकाश और अभी हाल ही में नियुक्त हुई है अनुप्रिया पटेल। अब एक बात करते हैं कि रोल ऑफ स्टेट क्या क्या होता है एक इंडस्ट्री को सेटअप करवाने में। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इधर डिस्कस किए थे। इसमें से जितना गवर्नमेंट हेल्प करेगी उतना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बेटर सेटअप होगा। पहले मैकेनाइजेशन देख लेते हैं। मैकेनाइजेशन में जैसे कि रेलवे, अब रेलवे चूंकि 100% गवर्नमेंट के ही पास था, तो जो इनोवेशन भी करना था वो गवर्नमेंट को ही करना था। तो पहले डीजल डीजल से भी पहले चलता था वाटर वाइपर वाला। वाटर वाइपर कैसे बनता था, कोल जला करके, जनसभा से पूर्व देखे होंगे, उसका ओपनिंग ही यहीं से होता है। उसके बाद आया डीजल इंजन, उसके बाद आया इलेक्ट्रिक इंजन। इसके बाद ये तो हो गई इंजन की बात। बॉगीज में अभी देख रहे होंगे कि मतलब इवन पिछले 15 से 20 साल को भी आप नोटिस करो तो बहुत सारे बॉगीज में डेवलपमेंट किया गया है, बहुत सारे इनोवेशन किए गए हैं। तो वो सब मैकेनाइजेशन अभी तक गवर्नमेंट ला रही थी। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होता जाएगा, प्राइवेट कंपनीज लाएगी और कम्पिटिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट से मुंबई पुणे रूट को रिलायंस बाई कर लेता है और कोलकाता पटना रूट को टाटा बाई कर लेता है। तो रिलायंस अपने हिसाब से फैसिलिटेशन क्रिएट करेगा स्टेशन पे भी, और रेलवे इंजन, रेलवे बॉगी जिस हिसाब से प्राइवेटाइज हो रहा है, वो निटिग्रिटी में मैं नहीं जा रहा हूँ, जस्ट वेग आइडिया दे रहा हूँ। जिस हिसाब से प्राइवेटाइज होगा रिलायंस अपने हिसाब से काम करेगा, टाटा अपने हिसाब से काम करेगा, और दोनों में कंपटीशन डेवलप होगा। दोनों लो कॉस्ट में बेटर फैसिलिटी देने की कोशिश करेंगे।
टेक्नोलॉजी इनोवेशन भी इसी का पार्ट हो गया। इसके अलावा इसमें आ जाता है R&D इन्वेस्टमेंट, पेटेंट, पेपर पब्लिशिंग, और पेटेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया। इसमें डिजाइन और ट्रेडमार्क, और आजकल एक ज्योग्राफिकल इंडिकेटर वगैरह का भी फैशन है। तो इन सब चीज़ों को यूज करके कुछ इसमें इनोवेशन वगैरह करके आप एक नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक जियोग्राफिकल इंडिकेटर बिहार की लीची को मिला हुआ है, तो पैकेज लीची लीची जूस तो आजकल है ही मार्केट में। सपोज आपका मन करे कि कुछ लीची बिस्किट बनाने का है, या फिर लीची केक बनाना है, और स्ट्रॉबेरी केक और चॉकलेट केक आता है, आपको लीची केक बनाने का मन है। तो चूंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिला हुआ है बिहार को, तो आप लीची केक का इंडस्ट्री बनाएंगे तो उससे एक अलग पहचान मिलेगी। तो वो सब छोटे छोटे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुए। मेजर टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आ जाएगा ग्राफीन को यूज करना, या फिर आजकल लिथियम पॉलीमर बैटरी चल रही है, और निकैड बैटरी चल रही है, निकल कैडमियम। इन सब से भी कोई एडवांस बैटरी बना दी है, वो सब टेक्नोलॉजी इनोवेशन में आ जाएगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट कितना फंड रेज कर रही है, कितना रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा पा रही है, ये सब मैटर करता है। इसके अलावा आ जाता है मार्केट वगैरह में, मतलब रेगुलेटरी क्या क्या रूल्स हैं, रॉ मटेरियल अवेल करवाने के लिए क्या क्या रूल है। रॉ मटेरियल के बारे में क्लासिक चीज़ बता दूं, बिहार पहले झारखंड के साथ था, तब भी बिहार का कोई खास डेवलपमेंट नहीं हो पाया, जबकि झारखंड में इतने सारे रॉ मटेरियल अवेलेबल थे इंडस्ट्रीज के लिए। तो इसका रीजन था फ्री फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल। एक ऐसा पॉलिसी लाया गया था जिसमें कि आप मिनरल्स उठा करके इस स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाएंगे, उसमें टैक्सेस और लिएबिलिटी वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसके पहले एक रूल था कि आपको जिस स्टेट में मिनरल है उसी स्टेट में कंपनी सेटअप करनी है, लेकिन उस समय देश के पास पैसे कम थे, और उसे लोकेशन का भी अपना चैलेंज था, कि झारखंड भी पहाड़ी एरिया है, छत्तीसगढ़ भी पहाड़ी एरिया है। छत्तीसगढ़ उस समय एमपी में हुआ करता था, और आदिवासी एरिया होने के कारण लोग उतने स्किल्ड वहाँ पर मिलते नहीं थे, तो वहाँ पर कंपनी सेटअप हो नहीं रही थी। और जैसे ही ये फ्री फ्लो वाला रूल आ गया, सारे कंपनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह में सेटअप हो गए, और जहाँ से रॉ मटेरियल उठाया गया उस स्टेट को कुछ मिला नहीं, इसके बदले इनका रॉ मटेरियल चला गया, मॉनेटरी बेनिफिट कुछ मिला नहीं, तो ये सपोर्टलेस हो गए। तो ये सब स्टेट को देखना चाहिए था, नहीं देखा, इसलिए आज के डेट में झारखंड और छत्तीसगढ़ वगैरह, उत्तराखंड वगैरह काफ़ी गरीब क्षेत्र बना हुआ है। लेबर वगैरह बिहार में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कंपनी बिहार में सबसे कम है। सोर्स ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। इसके अलावा जो कुछ कंपोनेंट है वो मैं इधर डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक्सटर्नैलिटीज, भाई कंपनी बनेगा, कंपनी में एम्प्लॉयज रहेंगे, तो एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए कुछ शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए। एम्प्लॉयज के लिए कुछ अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होने चाहिए। बिहार में आपको मालूम है कि कितने सारे अच्छे हॉस्पिटल हैं। तो वाटर वगैरह साफ मिलना चाहिए। थैंक्स गॉड बिहार में काफ़ी ज़्यादा साफ वाटर है, कुछ एरियाज में प्रॉब्लम है, बट मोस्टली साफ वाटर है। तो बिहार में तीन चीज़ें चैलेंजिंग है: एजुकेशन, हेल्थ और सेफ्टी। इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिहार में या किसी स्टेट में गवर्नमेंट कितना रोड बना के दे रही है, कितना रेलवे है, और स्टील का प्लांट्स में गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है। अगर स्टील का प्लांट में ही सिर्फ गवर्नमेंट हेल्प कर दे, तो बाद में प्रोसेस आइटम्स बनाने के लिए बहुत सारे छोटे और बड़े कंपनी आ जाएंगे। जैसे कि जमशेदपुर में टिस्को है, यहाँ से स्टील निकलती है, आयरन निकलता है। तो एक तो टाटा का खुद की कंपनी है वहाँ, टाटा मोटर्स। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी हैं जो कि टिस्को से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आयरन के प्रोडक्ट्स खरीद खरीद करके क्या बना रहे हैं, टाटी बना रहे हैं, नट्स बोल्ट्स बना रहे हैं, और इन सबका भी टर्नओवर करोड़ों में है। तो गवर्नमेंट या फिर कोई एक प्राइवेट कंपनी को इतना इंसेंटिव दे दे कि आप एक इस टाइप की कंपनी बना लीजिए, तो टाटा मोटर्स जैसी कंपनी आने में तो भले ही टाइम लग सकता है, लेकिन इस टाइप की छोटी छोटी कंपनी तुरंत बन जाएगी। इसके अलावा देखिए खेती में क्या क्या काम आता है, कुदाल है, फावड़ा है, हल वगैरह है, और ये सब के लिए जो भी है सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड आयरन यूज होता है, तो तुरंत मतलब आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कितना हेल्प कर रही है इस टाइप के प्लांट्स बनने में, वो डिपेंड करता है। और ये मैंने सिर्फ स्टील का एग्जाम्पल दिया। इसी तरीके से पेट्रोकेमिकल में मैंने बताया था कि रिफाइनरी के दौरान जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं उसके भी मतलब नायलॉन और ब्यूटी क्रीम्स वगैरह भी बनाए जाते हैं। तो बस अगर गवर्नमेंट एक पेट्रोलियम रिफाइनरी बना देगा, तो बाकी सारी कंपनी ऑटोमेटिक प्राइवेट छोटे छोटे प्लेयर्स लेने लग जाएंगे।
इसके अलावा सेविंग एंड स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब केरल वगैरह में काफ़ी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। बिहार गवर्नमेंट में एक तो ध्यान कम दिया गया है और दूसरा ऑफिसर्स चोर बैठे हुए हैं। इक्विटी एंड जस्टिस, जितना जल्दी वहाँ डिस्प्यूट वगैरह सोल्व होगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह बनाया गया है इसके लिए, जितना जल्दी डिस्प्यूट सोल्व होगा उतना अच्छा वहाँ पर कंपनीज मोटिवेटेड रहेंगे सेटअप करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए अपने प्लांट्स को। तो इसके साथ मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। थैंक यू।